गाइस, वेलकम बैक। एक लड़का था जिसका नाम राजवीर था। राजवीर एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था, लेकिन वो अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसको वहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा कम मिला करती थी। उससे पहले भी राजीव ने बहुत सारी कंपनियों में काम किया था और वहाँ भी उसको सैलरी बहुत कम मिला करती थी। इस वजह से उसने वो सभी जॉब्स छोड़ दी। एक रोज़ राजवीर अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकला। उसने एक इश्तिहार लगा देखा जिस पे लिखा हुआ था कि सिलाई की फैक्ट्री में कारीगरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रेंड अनट्रेंड आकर के मिलें। ये देखने के बाद राजवीर ने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी में भी ट्राई कर लिया जाए। राजवीर उस कंपनी में चला गया। वहाँ जाकर उसने बात की तो उसको काम अच्छा लगा और सैलरी भी उसको उसके मुताबिक वहाँ पर मिल रही थी। इसलिए राजवीर उसी कंपनी में काम करने लगा। राजवीर का पहला ही दिन था। राजवीर बहुत खुशी खुशी काम कर रहा था। उस कंपनी के अंदर सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक पूरे 12 घंटे काम होता था। राजवीर ने पहले दिन काम किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद राजवीर उस कंपनी में काम करता रहा और उसको लगभग 10 दिन बीत गए। उस कंपनी में 15 दिन में सैलरी मिलती थी। राजवीर अपने काम से बहुत खुश हो गया था और उसने वहाँ पर अपनी अच्छी जान पहचान भी बना ली थी और कुछ उसके दोस्त भी बन गए थे। जब 15 दिन पूरे हुए, राजवीर को पहली सैलरी मिली। राजवीर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो अपने घर एक मिठाई का डिब्बा भी लेकर गया। सैलरी मिलने के बाद जब राजवीर अगले दिन काम पर गया तो उसका बॉस आया और वो बहुत ही परेशान नज़र आ रहा था और उसने सभी वर्करों को बुलाकर कहा कि आज से तुम्हारी सैलरी मैं थोड़ी थोड़ी बढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस तरीके से काम छोड़ करके यहाँ से ना जाएं। फिर राजवीर ने अपने दोस्तों से पता किया तो उन लोगों ने बताया कि इस कंपनी से बहुत सारे लोग काम छोड़ कर जा रहे हैं। फिर राजवीर ने पूछा कि वो लोग काम छोड़ कर के क्यों गए, तो उसके दोस्तों ने उससे कुछ नहीं बताया और कहा कि बस जितना तुम्हें जानना ज़रूरी था हमने उतना बता दिया। फिर एक दिन राजवीर लंच के समय में खाली टहल रहा था। वो फैक्ट्री के एक कोने की तरफ जा रहा था। वहाँ एक बहुत बड़ा कमरा नज़र आ रहा था। वो जैसे ही उस कमरे के पास पहुँचने ही वाला था कि अचानक ही पीछे से 2 लोग आए और उन्होंने राजवीर को कंधे से पकड़कर पीछे खींच दिया और कहा, इस तरफ कभी भी मत जाना। राजवीर ने कहा, ऐसा क्या है इस कमरे में, क्या कोई पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है? उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, बस तुम्हें इस कमरे से दूर ही रहना होगा। अब राजवीर सोच में पड़ गया कि इन लोगों ने ऐसे झटक कर मुझे क्यों रोका, ऐसा क्या है इस कमरे में। वो जब भी कोई भी काम करता रहता था उसकी नज़रें उसी कमरे की तरफ ही रहती थीं। फिर एक दिन शनिवार के दिन सब लोग अपना अपना काम कर ही रहे थे कि अचानक ही उनका मालिक आया और कहने लगा कि बस आप लोग अपना काम छोड़ दीजिए और अपने अपने घर चले जाइए। 1 घंटे बाद ये फैक्ट्री बंद होने वाली है। वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे थे सब लोग हबड़ तबड़ में अपनी पैकिंग करने लगे और माल फटाफट इधर का उधर फेंक कर वहाँ से भागने लगे। राजवीर ने उन लोगों को इस तरीके से हबड़ तबड़ में भागते हुए देखा तो वो सोचने लगा कि ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि कल इनको आना ही नहीं है, या फिर फैक्ट्री 1 ही मिनट में बंद होने वाली है और इनको यहाँ से बाहर निकलना है, नहीं तो ये पूरी रात इसी में बंद होकर रह जाएंगे। उस फैक्ट्री में एक लड़का कुणाल राजीव का बहुत ही गहरा दोस्त बन चुका था। कुणाल भागते हुए आया और उसने राजीव का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो बाहर। राजीव कहने लगा, मेरा थोड़ा काम रुका हुआ है। उसने राजीव की एक नहीं सुनी और खींचते हुए राजीव को बाहर लेकर आ गया और राजीव से कहा कि चलो फटाफट बाहर आ जाओ। राजीव हंस भी रहा था और बहुत ज़्यादा सोच में भी पड़ा हुआ था और कुणाल से बात कर रहा था कि हम ऐसे भागकर बाहर क्यों आए, अंदर ऐसा क्या होने वाला है। उसने कुणाल का चेहरा देखा तो कुणाल के चेहरे पर पसीना ही पसीना था और वो बहुत डरा हुआ था और वो आगे आगे बहुत लंबे लंबे कदम रख कर चल रहा था और राजीव से भी बार बार मुड़ मुड़ कर कह रहा था कि राजीव जल्दी चलो, राजीव जल्दी चलो। फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। फैक्ट्री से निकलने में ही 5 से 10 मिनट लग जाते थे। अब राजीव और कुणाल फैक्ट्री के बाहर आ चुके थे
और वो एक बस स्टॉप पर जाकर खड़े हो गए थे। रोज़ाना उसी बस स्टॉप से वो दोनों बस पकड़ के घर जाते थे और सुबह उसी स्टॉप पर आकर उतरते थे। राजीव और कुणाल बस का वेट करने लगे कि अचानक ही कुणाल का फ़ोन बजा। कुणाल ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन पर उससे किसी की बात हुई। अचानक ही कुणाल ने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखा और मुझसे कहा, राजीव तुम यहीं रहना, मैं अभी बस 5-10 मिनट में आता हूँ। ये कहते हुए कुणाल भागते हुए फैक्ट्री की तरफ जाने लगा। अब मैंने भी देखा कि कुणाल ऐसे कैसे भागते हुए जा रहा है, तो मैं भी कुणाल के पीछे पीछे भागने लगा। कुणाल ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं कुणाल के पीछे ही पीछे आ रहा था। देखते ही देखते कुणाल फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गया और फैक्ट्री का एक छोटा गेट खोलकर वो फैक्ट्री के अंदर चला गया। मैं भी उसी गेट से फैक्ट्री के अंदर चला गया, लेकिन मैंने अंदर जाकर क्या देखा कि सारे ही लेबर अंदर खड़े हुए थे और सब ने एक बहुत बड़ा झुंड बना रखा था और उनके बीच में कुछ था। मैं सबको हटाते हुए गया और मैंने जब बीच में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वहाँ उन लोगों के बीच में एक सुमित नाम के लड़के की लाश पड़ी हुई थी, जो उसी फैक्ट्री में हेल्परी का काम किया करता था और वो मेरे पास आता जाता रहता था। मेरी उससे अच्छी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन वो कोई नॉर्मल डेड बॉडी नहीं थी। वो 3 भागों में बटा हुआ था और पूरा शरीर काला पड़ चुका था। उसका सर अलग था और उसके बाकी शरीर के 2 हिस्से थे। ये सब देखने के बाद मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मुझे 2 लोगों ने पकड़कर वहीं एक तरफ साइड में बिठा दिया। वहाँ मैं बैठ कर के उसी कमरे की तरफ देख रहा था जिस कमरे की तरफ जाना मना था। उस कमरे की खिड़की पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वहाँ से मुझे देख रहा है। उन सभी लोगों का ध्यान उसी डेड बॉडी की तरफ था और मैं वहाँ से खड़ा होकर के उसी कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने सोचा कि कहीं किसी और की जान तो मुसीबत में नहीं है। अगर वो मुझे आवाज़ देगा तो मैं इन सभी लोगों को वहाँ बुला लूँगा। लेकिन जब मैं उस कमरे की खिड़की के काफ़ी करीब पहुँच गया तो वहाँ तो मैंने कुछ और ही देखा। मुझे उस खिड़की से 2 लाल आँखें नज़र आ रही थी। वो किसी इंसान की आँखें तो नहीं लग रही थी, वो काफ़ी बड़ी बड़ी आँखें थीं। और मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसकी लंबी सी ज़बान लटक रही थी जिससे खून टपक रहा था। फिर उस चीज़ ने मुझे देख लिया और खिड़की के ऊपर उसने अपने दोनों बड़े बड़े हाथ रखे। उसके बड़े बड़े हाथों के नाखून बहुत ज़्यादा बड़े थे। ये सब देखते ही मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे और मैं बहुत ज़ोरों से काँप रहा था। इसी बीच बहुत ज़ोरों से मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख को सुनकर वो सभी लोग वहाँ आ गए और उन लोगों ने मुझे वहाँ से उठाकर खींच के बाहर निकाला। फिर वो सभी लोग मुझे फैक्ट्री से बाहर लेकर आ गए और कुणाल को मुझे सौंप कर वो लोग अपने अपने घर चले गए। बस स्टॉप तक पहुँचते पहुँचते मेरी हालत भी काफ़ी सुधर चुकी थी और मैं कुणाल के साथ ही था। कुणाल मुझे समझा रहा था कि इन बातों को किसी और को मत बताना और ये जो भी कुछ चीज़ है इसके बारे में 1-2 दिन में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और कुणाल मुझसे कह रहा था कि डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने कुणाल से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए कि अगर डरने की कोई बात नहीं है तो फिर सुमित का मर्डर किसने किया। और इस कंपनी के अंदर शुरू से ही मुझे कुछ चीज़ों पर शक है और शायद वो सारी बातें तुम्हें पता है, फिर भी तुम इस कंपनी में काम क्यों कर रहे हो। कुणाल ने बताया कि इससे ज़्यादा पैसा कोई कंपनी उसे नहीं दे सकती। यहाँ मुँह मांगा पैसा मिलता है, इसलिए वो यहाँ पर काम करता है। कुणाल ने एक एक करके सभी सवालों के जवाब दे दिए और कुणाल मुझे मेरे घर छोड़कर अपने घर चला गया। फिर मैं अपने घर में सो ही रहा था कि अचानक ही मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ कुणाल खड़ा हुआ था। मैंने कहा, क्या बात है कुणाल, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो। कुणाल ने कहा, हमें अभी बाहर चलना होगा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बस मैंने थोड़ा सा अपना चेहरे पर पानी मारा और शर्ट पहनकर मैं बाहर आ गया और कुणाल मेरे आगे आगे चलने लगा, मैं कुणाल के पीछे पीछे। वह अंधेरी सड़कों में पता नहीं कहाँ मुझे लेकर जा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, कुणाल तुम कहाँ जा रहे हो।
कुणाल कुछ बोला नहीं और वो चुपचाप आगे आगे चलता रहा। फिर अचानक ही मेरे फ़ोन की बेल बजने लगी और मैंने जब देखा तो मेरे फ़ोन पर कुणाल की ही कॉल आ रही थी। और फिर मैंने कुणाल से पूछा, कुणाल तुम्हारा फ़ोन कहाँ है और तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला और वो चुपचाप आगे को देखते हुए चलता रहा। फिर मैंने कॉल अटेंड की और मैं बोला हेलो, तो फ़ोन पर कुणाल था और कुणाल ने मुझसे कहा, राजीव आज की रात अपना ख्याल रखना, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो जाए तुम अपने घर से बाहर मत निकलना। फिर मैंने कुणाल से कहा, घर से बाहर तो मैं निकल चुका हूँ और शायद मैं कहीं फंस गया हूँ कुणाल। अगर तुम अपने घर पर हो तो फिर मेरे साथ कौन है? मैं ये बातें कुणाल से कर ही रहा था कि अचानक ही वो जो भी चीज़ थी वो पीछे को पलटी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसने एक बहुत ही ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया और मैं काफ़ी दूर जाकर गिरा। और फिर वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कुत्ते की तरह मुझे चारों तरफ से सूंघने लगा। फिर उसने अपने सीधे हाथ का बड़ा सा पंजा हवा में सीधा दिखाया और उसने वो पंजा मेरे सीने पे मारा, जिससे कि मेरे सीने पर बहुत ही गहरा जख्म आ गया और मैं तड़प के उठ के वहाँ से भागने लगा। मुझसे सही तरीके से भागा नहीं जा रहा था और वो चीज़ बहुत ही ज़ोरों से मेरे पीछे भागती हुई आ रही थी। अचानक ही मुझे सामने से आते हुए 2-4 लोग नज़र आ गए और वो चीज़ मेरे पीछे से भागते भागते अचानक एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। और मेरा वक्त अच्छा था कि उन लोगों ने मुझे देख लिया और वो सब मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हो रहा है, ये किसने किया तुम्हारे साथ? और मैं उन लोगों से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ कांप रहा था और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना था। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। मैं उंगली के इशारे से पेड़ की तरफ इशारा कर रहा था और वो सभी लोग जब उस पेड़ के पास गए तो उन्हें वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर वो लोग उस जगह से मुझे उठाकर एक हॉस्पिटल में ले गए। उस हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ और सुबह मुझे होश आ गया। जब मुझे होश आया तो कुणाल मेरे करीब में ही खड़ा हुआ था और कुणाल ने मुझसे कहा कि शायद तुमने कल उसे देख लिया था, इस वजह से उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया। जो भी उसे एक बार देख लेता है वो उसके ऊपर एक बार तो कम से कम ज़रूर हमला करता है। उस फैक्ट्री के उस कमरे में छुपे हुए शैतान के बारे में तो कुणाल भी अच्छी तरीके से कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उस दिन के बाद से कुणाल भी कभी उस फैक्ट्री में नहीं गया और मैं भी उस फैक्ट्री में कभी नहीं गया। और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।